प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में बायोमॉलिक्यूल्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं और वो टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम टॉपिक हमेशा से ही एग्जामिनर का फेवरेट रहा है और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन क्वेश्चंस को करने के लिए ना आपको उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो एंजाइम एक थोड़ा सा वेग टॉपिक है, इसको हम एक पार्ट में नहीं कम से कम 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं, है ना। छोटे छोटे 3 लेक्चर्स कवर करेंगे तो एंजाइम पूरा हो जाएगा। सबसे पहले एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सारे तो नहीं, पहले कहते थे हम कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। अब कहते हैं ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। मतलब मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीनेसियस इन नेचर होते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ राइबोजाइम। राइबोजाइम जो है वो आरएनए एंजाइम। आरएनए न्यूक्लिक एसिड का एक टाइप है। डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड का टाइप है और राइबोजाइम जो है उसमें भी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। तो जब ये डिस्कवर हुआ कि आरएनए में भी कैटालिटिक प्रॉपर्टी हो सकती है तो अब हम ये कहते हैं ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। वो जो राइबोजाइम राइबोजाइम किसको कहते हैं एक्चुअली? तो जैसे आप प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है ना, जो स्मॉल सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है, तो लार्जर सब यूनिट में जो 23S राइबोसोमल आरएनए होता है, 23S राइबोसोमल आरएनए, इसमें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है। इसी को हम राइबोजाइम कहते हैं। तो 23S राइबोजाइम याद रखना, ठीक है। अब लेकिन मोस्ट ऑफ द जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। और अभी हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि प्रोटीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर शो करता है। ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर शो करेगा। और ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो टर्सरी स्ट्रक्चर में ही एग्जिस्ट करते हैं। और टर्सरी स्ट्रक्चर एक हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है। तो मान लो कि प्रोटीन एंजाइम पहले लीनियर फॉर्म में था और ये इस तरह से फोल्ड होगा ना, इस तरह से फोल्ड होगा तो इसमें क्रेविसेस बन जाते हैं। ये जो क्रेविसेस बन जाते हैं, इन्हीं क्रेविसेस को हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट होता है एंजाइम को। एंजाइम को जनरली ना हम इस तरह के डायग्राम से दिखाते हैं। ये एंजाइम है और एंजाइम में एक क्लेफ्ट है, ये क्लेफ्ट है। इसी क्लेफ्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस क्लेफ्ट? ये जो एक्टिव साइट का शेप होता है वो सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। जैसे मान लो सबस्ट्रेट इस तरह का है, इस तरह का है और इस तरह का है। पहले समझना चाहिए कि सबस्ट्रेट होता क्या है। सबस्ट्रेट वो केमिकल है जिस पर एंजाइम का एक्शन होता है और एंजाइम के एक्शन के बाद जो केमिकल बनेगा वो क्या बनेगा? वो प्रोडक्ट बनेगा। ये मान लो ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का शेप अलग है, सबस्ट्रेट का शेप अलग है। और ये सारे सबस्ट्रेट, लेकिन सबस्ट्रेट वही सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा जिसका शेप एक्टिव साइट के स्पेसिफिक है। मतलब एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो सबस्ट्रेट के कारण होती है। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम के एक्टिव साइट का जो शेप होता है स्पेसिफिक होता है। अच्छा, एक चीज और याद रखना चाहिए कि एक एंजाइम पर जरूरी नहीं है कि एक ही एक्टिव साइट। एक एंजाइम पर कई एक्टिव साइट हो सकते हैं, लेकिन एक ही तरह के सबस्ट्रेट के लिए। ऐसा नहीं है कि मान लो कि एंजाइम माल्टेज है, ये एंजाइम माल्टेज है, तो माल्टेज पर और भी दूसरे माल्टोज दूसरे जगह पर बाइंड कर सकते हैं, लेकिन बाइंड माल्टोज ही करेगा। तो ये जो पॉकेट्स था इसको एक्टिव साइट कहते हैं। इसके बारे में हमने जाना। एंजाइम जो है ना बेटा, एंजाइम को हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ना दो तरह की होती है, एक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है और एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है। एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं तो वो बायो कैटलिस्ट हो गया, वो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हो गया। तो एंजाइम कैटलिस्ट का काम करता है और एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी होता है। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में एक फर्क है और एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही रिएक्शन के रेट को कैटलाइज करते हैं। दोनों ही रिएक्शन के रेट को कैटलाइज करते हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का हाई टेम्परेचर
और हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं दैट इज एंजाइम, वो डीनेचर्ड हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर। कितने पर? एबव 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम डीनेचर्ड होगा। एंजाइम के डीनेचर्ड होने का मतलब क्या होता है? एंजाइम के डीनेचर्ड होने का मतलब है जैसा एंजाइम जो है वो टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, और टर्सरी स्ट्रक्चर हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है। उस फोल्डेड स्ट्रक्चर को बॉन्ड मेंटेन करते हैं, तो हाई टेम्परेचर पर वो सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, और बॉन्ड टूट जाएंगे तो एंजाइम किस फॉर्म में आ जाएगा? लीनियर फॉर्म आ जाएगा। एंजाइम लीनियर फॉर्म में आ गया तो उसका एक्टिव साइट तो खत्म हो गया, और एक्टिव साइट खत्म होने पर एंजाइम फंक्शनल नहीं होता। तो एंजाइम हाई टेम्परेचर पर डीनेचर्ड हो जाता है। लेकिन इसके एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? एंजाइम जैसे ऑब्टेन फ्रॉम हॉट वेंट एंड सल्फर स्प्रिंग्स। हॉट वेंट और सल्फर स्प्रिंग्स में रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, उसमें जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनकी इनके जो एंजाइम्स हैं वो हाई टेम्परेचर पर भी फंक्शनल होता है। ये हॉट वेंट क्या होता है? हॉट वेंट ओशनिक फ्लोर पर होता है, वहां से गर्म पानी का वो निकलता है, सोर्स है गर्म पानी का। सल्फर स्प्रिंग ये ऐसे भी गर्म होते हैं। तो हॉट वेंट हो गया, सल्फर स्प्रिंग्स में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके उनके एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पर एक्टिव होते हैं। उनको, उन ऑर्गेनिज्म को थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म का वही मतलब हुआ ना कि हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है, टेम्परेचर लविंग है, तभी तो फिलिक। जैसे एक एंजाइम हम लोग करते हैं ना पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमने क्या देखा है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो एंजाइम यूज करते हैं उसको कहते हैं टैक पॉलीमरेज, टैक डीएनए पॉलीमरेज। तो टैक पॉलीमरेज क्यों नाम रखा गया है? ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है। तो क्योंकि पीसीआर हाई टेम्परेचर पर करते हैं और हाई टेम्परेचर पर नॉर्मल एंजाइम स्टेबल नहीं होता, इसलिए हम इस बैक्टीरिया का एंजाइम यूज करते हैं। हाई टेम्परेचर पर वो क्या है? स्टेबल है। तो ये वाला सेक्शन हमने कर लिया। हमारा पर्पस यहाँ पर एनसीईआरटी को अच्छे से समझना है, ठीक है। अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में जब भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें दो तरह की चेंजेस होती हैं। एक चेंजेस जिसको फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज में कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है ना, विदाउट ब्रेकिंग अ बॉन्ड। फिजिकल जब चेंज होता है तो कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता उसमें। कोई एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होगा, जो केमिकल चेंजेस होंगे उसमें बॉन्ड ब्रेक होंगे, उसमें बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखा है, एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन, जहाँ पर देखो कि बॉन्ड के ब्रेक होने से अलग तरह के कंपाउंड बने, अलग तरह के कंपाउंड बने। यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड था, यहाँ पर बेरियम सल्फेट बने। इसी तरह का एक ऑर्गेनिक रिएक्शन देखो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में जैसे स्टार्च, स्टार्च हमने कब कर रखा है, स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है, और ग्लूकोज का पॉलीमर है तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा है। अब हमें स्टार्च को ब्रेक करना है, तो स्टार्च को ब्रेक करेंगे तो क्या निकलेगा? स्टार्च को ब्रेक करेंगे तो ग्लूकोज निकलेगा हाइड्रोलाइज करने पर। तो ये एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, स्टार्च को ग्लूकोज में हमें बदलना है तो एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो चेंजेस होती हैं ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में, जिसमें स्टार्च ग्लूकोज में चेंज होता है, इसको एक रिएक्शन से समझ सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा पी क्या है? ये प्रोडक्ट, इट इज प्रोडक्ट फॉर पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बनता है? तो पर यूनिट टाइम में बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बनता है? तो इसको हम वेलोसिटी के टर्म में समझते हैं कि किसी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन में जो एंजाइम का काम है वो वेलोसिटी को बढ़ा देना है। जैसे एक एक ये इस रिएक्शन से समझिए जो हमारे आरबीसी में होता है, इसमें कार्बोनिक एसिड और वाटर मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं।
ये रिएक्शन एंजाइम के एब्सेंस में भी हो सकता है। रिएक्शन का काम है रिएक्शन का काम है सॉरी एंजाइम का काम है रिएक्शन को कैटेलाइज करना, रिएक्शन को इनिशिएट करना एंजाइम का काम नहीं है। एंजाइम के एब्सेंस में भी रिएक्शन हो सकती है, लेकिन वो स्लो होगा। एंजाइम का क्या क्या काम है? रिएक्शन को फास्ट कर देना। ये जो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है कि एक इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा इन एन आवर। 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बनेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। लेकिन मीडियम में ये वाला एंजाइम यदि हम पुट कर दें कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो 1 सेकेंड के अंदर एवरी सेकेंड हाउ मच मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड्स आर फॉर्म? 6 lakhs molecule of carbonic acid are formed in just 1 second। मतलब ये रिएक्शन 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं रिएक्शन की वेलोसिटी। तो हमने क्या देखा कि एंजाइम जो है वो एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन की वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पर यूनिट टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो ये हमने रेट के हिसाब से देखा कि पर यूनिट टाइम में कितना ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर है कि देर आर थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम ईच कैटेलाइजिंग अ यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, जिसमें ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में चेंज होता है। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज होता है, ये एक ग्लाइकोलाइसिस है। और ग्लाइकोलाइसिस के बारे में चैप्टर 12 में दे रखा है। जब चैप्टर 12 जब हम करेंगे तो वहाँ पर हम इसके बारे में देखेंगे कि एक ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। तो एक ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में चेंज होगा, और जब चेंज होगा तो इसमें टोटल 10 स्टेप्स होती है। ये 10 स्टेप प्रोसेस है। तो 10 स्टेप प्रोसेस है, 10 स्टेप में रिएक्शन होता है एंड ईच स्टेप इज कैटेलाइज्ड बाय यूनिक एंजाइम। अलग अलग तरह के एंजाइम इसको कैटेलाइज करते हैं। फिर ये भी है कि ये जो पायरुविक एसिड बना, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना, ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और फिर यदि एरोबिक कंडीशन को कंटिन्यू करना है तो यही पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। लेकिन पायरुविक एसिड का एनएरोबिक डिकम्पोजिशन भी हो सकता है। तो एनएरोबिक कंडीशन में ये 2 तरह के एनएरोबिक कंडीशन के बारे में हम चैप्टर 12 में भी करेंगे और यहाँ भी दे रखा है। एक दे रखा है कि हमारे मसल में यही पायरुविक एसिड हमारे मसल में लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। मसल में जब ये रिएक्शन, हमारा जो मसल है उसमें एरोबिक रिएक्शन होने के साथ साथ एनएरोबिक रिएक्शन भी होता है। जब कभी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना हो तो उस कंडीशन में, जब आप स्टर्नस एक्टिविटी करते हैं तो उस कंडीशन में पायरुविक एसिड चेंजेस इनटू लैक्टिक एसिड। तो इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। ये भी एक स्टेप है, ये भी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। ये पायरुविक एसिड के बाद हमारे वहाँ अगला स्टेप क्या होगा? एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। और फिर अगला जो होगा ईस्ट में, ईस्ट जो है ये फंगस है, और ईस्ट में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। यही पायरुविक एसिड इथेनॉल में, इथाइल अल्कोहल में बदल जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एंजाइम। तो मतलब ये जो है एक एंजाइम जो है वो मल्टी स्टेप प्रोसेस को भी कैटेलाइज करते हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप्स होता है, ईच स्टेप इज कैटेलाइज बाय डिफरेंट एंजाइम। फिर ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद जब पायरुविक एसिड बनता है तो एनारोबिक कंडीशन में या तो ये लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा हमारे मसल्स में, और ईस्ट में ये किस में बदलेगा? ईस्ट में ये बदलेगा इथेनॉल में, इथाइल अल्कोहल। जो इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है, ये जो बनाने का प्रोसेस होता है, अल्कोहल बनाने का प्रोसेस, उसमें ईस्ट को तो ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही कवर करेंगे। फिर अगला पार्ट एंजाइम का नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।